गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं जगजीवन नायक। केमिस्ट्री बाय जगजीवन चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं, वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या है पहले समझते हैं, ठीक है। सॉलिड इज द स्टडी ऑफ crystals because most of the natural occurring solids are crystalline in nature। इसीलिए हम सॉलिड्स को स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम सॉलिड्स को क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ क्रिस्टल कह सकते हैं। सॉलिड्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स वो क्या है, एक एक करके हम समझते हैं। पहला चीज, सॉलिड्स solid has a definite shape। volume and fixed melting point। पहला चीज क्या हुआ, solid has a definite shape, volume and fixed melting point होता है, वो तो पहला चीज हुआ। दूसरी चीज क्या है, सॉलिड्स इज हाईली रिजिडिटी इन नेचर। सॉलिड्स हाईली रिजिडिटी होता है, ठीक है। पहले लिखते हैं और एक एक करके समझते हैं। इट इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, वो भी इनकम्प्रेसिबल होता है। 4 नंबर में diffusion is extremely small। 5th point, इसका क्या होता है, diffusion is extremely small। ओके, पहला चीज क्या बोल रहा है, उसका डेफिनाइट शेप है, वॉल्यूम है एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द साइज और शेप ऑफ द कंटेनर्स। सॉलिड्स इट्स हैज ए फिक्स वॉल्यूम। सेकेंड चीज, सॉलिड इज हाईली रिजिडिटी। सॉलिड्स रिजिड क्यों होता है, ये पहले समझते हैं। सॉलिड्स रिजिड क्यों होता है, बिकॉज इट इज ड्यू टू फैक्ट दैट द पार्टिकल्स अकर्स डेफिनाइट पोजिशंस, दे कैन नॉट बी स्लाइड्स ओवर ईच अदर टू अकर ए डिफरेंट पोजिशंस। ओके, इसीलिए सॉलिड्स हमेशा क्या होता है, रिजिड होता है। वो कभी भी एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। तीसरी पॉइंट, इट इज इनकम्प्रेसिबिलिटी इन नेचर। इनकम्प्रेसिबिलिटी दैट मीन्स it is
इनकम्प्रेसिबिलिटी। इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? सॉलिड्स को इसीलिए हम कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं ड्यू टू द कोहेशन फोर्स, ड्यू टू द कोहेशन और कोहेसिव फोर्स। ठीक है, जो पार्टिकल्स अंदर जो अट्रैक्शन होता है वो उसका फोर्स को क्या कहलाता है, कोहेसिव फोर्स। तो व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, हम समझते हैं अभी। कोहेसिव फोर्स किसको कहते हैं? कोहेसिव फोर्स इज नथिंग बट द अट्रैक्शन बिटवीन सेम पार्टिकल्स। अगर सेम पार्टिकल्स अंदर अगर अट्रैक्शन होगा तो उसको हम कोहेसिव फोर्स कहलाएंगे। ठीक है, और एक फोर्स होता है वो होता है एधेशन। ठीक है, एधेशन फोर्स किसको कहते हैं, जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, उसको हम एधेशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो अलग बात है। हम अभी देखते हैं डिफ्यूजन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। सॉलिड केस में डिफ्यूजन क्यों स्मॉल होता है? ठीक है, डिफ्यूजन क्यों स्मॉल होता है वो हम अभी समझते हैं। सॉलिड्स में डिफ्यूजन इसीलिए स्मॉल होता है क्योंकि द पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, आप मान लो मॉलिक्यूल्स हो सकता है, एटम्स हो सकता है, आयन्स हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होते हैं ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। इसीलिए क्या होता है, पार्टिकल्स अंदर वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। क्या होता है, एक सॉलिड का केस में क्या होता है, जब पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए क्या होता है, उसका वैकेंट स्पेस जो होता है वो वेरी लेस होता है। इसीलिए एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के पास मूवमेंट नहीं कर पाता, इसीलिए उसका डिफ्यूजन क्या होता है, हमेशा लेस होता है इन सॉलिड्स। ठीक है, वो था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स को मेनली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो होता है, पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सेकंड होता है अमरफस सॉलिड्स। तो पहले हम डिवाइड करते हैं। पहले हम डिवाइड किया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा अमरफस सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स का हम कितने कैटेगरी किया, दो कैटेगरी। पहला हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड दूसरा हुआ अमरफस सॉलिड्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज इरेगुलर अरेंजमेंट। दिस इज regular arrangement of constituent particles of solids.
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है ना, वो रेगुलरली अरेंज होता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या होता है, रेगुलरली अरेंज होता है। amorphous solids is irregular arrangement of constituents particles ये क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है और मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। ठीक है। बट amorphous solids में it does not possess sharp melting point। ठीक है। ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। ठीक है। तीसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। क्या बोला, अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। amorphous solids is isotropic in nature। तो अनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या है अभी समझते हैं, और आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है वो भी समझते हैं। ठीक है। मान लो एक सॉलिड्स है ए बी, इसे एक रीअरेंजमेंट हुआ है एक सॉलिड्स। ठीक है। ये एक सॉलिड्स है, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और डाउन में अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। दोनों का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होगा, डिफरेंट इन डिफरेंट डिरेक्शन। उसका वैल्यू डिफरेंट होगा डिफरेंट डिरेक्शन में। उसका मतलब वही हुआ। ठीक है। अब समझते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक नेचर क्या होता है। आइसोट्रोपिक नेचर में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है इन ऑल डायरेक्शन। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी क्या होता है, सेम होता है इन ऑल डायरेक्शन। ओके। चौथा पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। amorphous solids is also known as supercooled solids और सीडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। ठीक है। उसका एग्जाम्पल्स हुआ NaCl,
डायमंड एक्सेट्रा ग्लास वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस एंड इन इटसेल्फ। ठीक है, पहले समझते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस होता क्या है? क्रिस्टल लैटिस इज ए 3D arrangement 3D arrangement of lattice point in space. Crystal lattice is a 3D arrangement of lattice point in space. Okay? अब समझते हैं लैटिस पॉइंट होता क्या है। ओके, दूसरी बात, लैटिस पॉइंट्स क्या होता है? लैटिस पॉइंट्स एनी particles which makes the unit cell. Any particles which makes the unit cell, that is called lattice point. Okay? उसके बाद आते हैं यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल किसको कहेंगे? ठीक है, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ crystal lattice which repeats itself in every direction. Okay? तो यूनिट सेल क्या होता है? ये स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ इन एवरी डायरेक्शन। तो समझते हैं आखिरकार यूनिट सेल किसको कहते हैं और क्रिस्टल लैटिस किसको कहते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। एक क्यूब बना लो। ठीक है, ये एक यूनिट सेल है। क्या है ये? ये एक यूनिट सेल है। This unit cells is connected by another unit cell. ठीक है, this unit cell is connected by another unit cell. Okay, something missing. Okay, this. Okay, आप अच्छा से बना लेना। ठीक है, ये यूनिट सेल क्या होगा? ये यूनिट सेल एक नीचे कनेक्टेड होगा, वो फिर एक यूनिट सेल और नीचे कनेक्ट होगा, इसके साथ ये कनेक्ट होगा, इसके साथ ये कनेक्ट होगा, वो सब मिला के क्या बनेगा? कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बनेगा। ठीक है,
उसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। ओके, उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ क्या, क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल कितने टाइप का होते हैं, ठीक है। पहला एससीसी। एससीसी का मतलब क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा बीसीसी और तीसरा एफसीसी, ठीक है। एक हुआ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा हुआ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तीसरा हुआ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। आखिरकार सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है देखते हैं। दिस इज ए क्यूब, लैटिस पॉइंट किधर होगा, कर्नल पे होगा, कर्नल पे सभी लगा दो, ठीक है। दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसका टोटल लैटिस पॉइंट कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, ठीक है। अब देखेंगे टोटल लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, ठीक है। अब क्या देखेंगे, टोटल लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल में टोटल लैटिस पॉइंट कितना होता है इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। 8 इंटू कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। ओके, तो कितना हुआ 1। तो उसका टोटल कंट्रीब्यूशन, सॉरी टोटल लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल कितना आया, 1 आया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बीसीसी। बीसीसी के लिए क्या होगा, सेम इसी तरह एक क्यूब बना लो, ठीक है। उसके बाद कर्नल पे रखो लैटिस को, ठीक है। और एक लैटिस पॉइंट किधर होगा, बॉडी सेंटर पे होगा। बीसीसी के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो उसका टोटल लैटिस पॉइंट कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसका लैटिस पॉइंट 9 रहेगा, ठीक है। तो उसका टोटल लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल कितना आएगा, कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। कर्नल्स का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8 और बॉडी सेंटर का 1 + 1 मिला के क्या 2 आया। तो उसका टोटल लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल कितना आया, 2 आया। अब देखते हैं एफसीसी। एफसीसी के लिए क्या होगा, इधर लिखते हैं, एक क्यूब बना लो, ये क्यूब हो गया। अभी क्या करोगे, कर्नल पे रखो लैटिस को, फेस सेंटर है 6 फेस में 6 लैटिस रखो,
ठीक है। तो अब टोटल लाटिसपन कितना होगा? टोटल लाटिसपन कितना होगा? 8 कर्नल पे 8 लाटिस है, उसके बाद 6 फेस में 6 लाटिसपन, टोटल मिला के कितना हुआ? 14। तो टोटल लाटिसपन कितना हुआ? 14 हुआ। अब देखते हैं टोटल लाटिस पॉइंट पर यूनिट सेल देखते हैं। पर यूनिट सेल टोटल लाटिस पॉइंट कितना होगा? कर्नल्स का कितना हुआ? 1/8। 6 का कितना होता है? 1/2। इसके बाद 1 + 3 कितना हुआ? 4। तो टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल लाटिस पॉइंट फॉर यूनिट सेल कितना आया? 4 आया। वो हुआ एफसीसी के लिए। इतनी बात क्लियर हुआ? ठीक है, नोट कर लो। अब देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी इन सॉलिड्स। पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है? फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल ऑक्युपाइड बाय ए लाटिस पॉइंट। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल occupied by a lattice point। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड P = Z × 4/3 πr³ × 100। This is the mathematical form of packing efficiency। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं एससीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, बीसीसी का, एफसीसी का, सब बारी बारी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहले एससीसी के लिए देखते हैं। ठीक है, एक क्यूब बना लो। ठीक है, उसका साइड्स ए क्यूब का ऑल साइड्स क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, कर्नर्स पे ये क्या है? लाटिस पॉइंट है 8 कर्नर्स पे, सिंपल क्यूब है एससीसी के लिए। ठीक है, आपको पता है। इधर 2 स्फीयर बना लो, एक स्फीयर हुआ, ये दूसरा स्फीयर हुआ। ठीक है, ये स्फीयर को मैं, ठीक है, इधर लिखता हूं दिस पर्सन, इसको मैं कट करके इधर लिखता हूं। ठीक है, ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, दोनों सेंटर पे जॉइन कर दो। ठीक है, स्फीयर का रेडियस क्या होता है? आर होता है, वो भी आर होता है। ठीक है, आर + आर क्या होता है? डी होता है। डी का मतलब डायमीटर। ठीक है, दोनों आर मिला के क्या हुआ? डी हुआ। तो 2r = डी। तो हमारा फाइनली क्या निकल के आया? 2r = डी। हम उसका लेंथ क्या लिया है? उसका लेंथ लिया r, तो हम लिख सकते हैं 2r = a, r = a/2 हम लिख सकते हैं। ओके, तो एससीसी के लिए हम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। P = Z की वैल्यू क्या होता है? एससीसी के लिए 1 होता है, हमने अभी पढ़ा है। Z की वैल्यू 1 रख लो। 4/3 पाई, R की जगह कितना रखोगे? a/2 बाय AQ। ठीक है, जब उसको कैलकुलेट करोगे
क्या निकल के आएगा 52.4 समथिंग निकल के आएगा। ये हुआ एसटीसी का पेकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखते हैं बीसीसी के लिए पेकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी बीसीसी। बीसीसी में जेड की वैल्यू कितना होता है? जेड की वैल्यू 2 होता है, हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो एक क्यूब बना लो। बीसीसी का सेंटर में होगा और एक किधर होगा? बड़ी सेंटर पे होगा। ठीक है, जब उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इसका, ठीक है, कैसे करेंगे? एक तो ये हुआ क्यूब, सॉरी स्फीयर, ठीक है, और एक स्फीयर ये हुआ, और तीसरा स्फीयर किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, इस पर्सन को हम क्या करेंगे? कट करके इधर लिखेंगे। ठीक है, 2 स्फीयर, तीसरा स्फीयर किधर होगा? इधर होगा। इसका वैल्यू क्या आएगा? आर आएगा। वो सेंटर से आर, वो भी होगा आर, वो भी होगा आर। टोटल मिला के कितना हुआ? आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4R। 4R इक्वल टू क्या होगा? हम इसका लेंथ क्या लिया है? ए। तब 4R इक्वल टू क्या आएगा? ये होता है बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल के लिए क्या होता है? ठीक है, ये होता है बॉडी डायगोनल। सपोज ये होता है ए बी सी डी ई एफ, ऐसा कुछ होता है। तो ए और डी, ए डी क्या होगा? बॉडी डायगोनल। उसका वैल्यू क्या होता है? √3। उसका वैल्यू क्या होता है? √3a। ओके, तब 4R इक्वल टू क्या आएगा? √3a आएगा। तब R इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3a/4। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। जब पेकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे बीसीसी के लिए, तो जेड की वैल्यू 2, 4/3 पाई इंटू आर की जगह कितना लिखोगे? √3a, सॉरी √3a/4 होल क्यूब बाय ए क्यूब इंटू 100, ये होगा। उसके बाद जब कैलकुलेट करोगे तब क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 68.9 समथिंग आएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? 70% लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है बीसीसी का पेकिंग फ्रैक्शन।
अब आते हैं एफसीसी। अब आते हैं एफसीसी, ठीक है। ओके, गुड। एफसीसी तीसरा वाला, ठीक है। एक क्यूब बना लो, ये है एक क्यूब, ठीक है। अब देखते हैं एफसीसी। एफसीसी के लिए क्या होता है, ये तो कर्नल में होता ही है, कर्नल में तो होता ही है। लेकिन जब एफसीसी की बात कर रहे हैं तो किधर आएगा, एक फेस लेना पड़ेगा, ठीक है। उसका डिस्टेंस अब कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक स्फीयर बना लो, ये हुआ एक स्फीयर, ये हुआ एक स्फीयर और ये हुआ एक स्फीयर, ठीक है। उसको हम कट करके इधर लिखते हैं, आसान हो जाएगा। ये हुआ एक स्फीयर, ये हुआ एक स्फीयर, ये हुआ एक स्फीयर, दोनों सेंटर है। अब क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये हुआ आर, ये भी क्या हो जाएगा, आर आर आर, आर प्लस आर इक्वल टू क्या आएगा इधर, ये क्या है, फेज डायगोनल, फेज डायगोनल बोल सकते हो। तब 4r इक्वल टू फेज डायगोनल का वैल्यू क्या आता है, √2a। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब पेकिंग फ्रैक्शन की कैलकुलेशन के लिए पूछेगा तब फेज डायगोनल की वैल्यू खुद याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तब r इक्वल टू क्या आएगा, √2a/4, ठीक है। तब पेकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू z इंटू 4/3 πr³ इंटू 100, ठीक है। एफसीसी के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। अभी पुट कर लो, 3 इंटू 4/3 पाई इंटू √2a/4 होल क्यूब बाई a³ इंटू 100। इसको जब कैलकुलेट करोगे ये क्या आएगा, फाइनली वो 74% निकल के आएगा। ये हुआ एफसीसी का पेकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुआ, ठीक है। सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या क्या होता है वो पहले देखते हैं, ठीक है। पहले एक होता है क्यूबिक, एक होता है क्यूबिक, सेकंड होता है टेट्रागोनल, थर्ड होता है ऑर्थोरॉम्बिक, फोर होता है मोनोक्लिनिक, फिफ्थ होता है ट्राइक्लिनिक, सिक्स होता है हेक्सागोनल, सेवेंथ होता है रोम्बोहेड्रल। ठीक है, ये होता है 7 क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक्सियल लेंथ।
ठीक है। उसका एक्सियल लेंथ देखते हैं। क्यूबिक के लिए क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। टेट्रागोनल के लिए ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये होता है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। मोनोक्लिनिक के लिए होता है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ट्राइक्लिनिक के लिए होता है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। हेक्सागोनल के लिए होता है ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। रोम्बोहेड्रल के लिए होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये हुआ एक्सियल लेंथ, ठीक है। और देखते हैं एक्सियल एंगल। उसका एंगल देखते हैं हम, ठीक है। 7 क्रिस्टल सिस्टम के लिए एक्सियल एंगल क्या होता है। क्यूबिक के लिए होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। ये भी होता है क्या, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। और मोनोक्लिनिक के लिए होता है अल्फा गामा 90 और बीटा नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। और ट्राइक्लिनिक के लिए क्या होता है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। और हेक्सागोनल के लिए होता है अल्फा बीटा 90 गामा इक्वल टू 120। और रोम्बोहेड्रल के लिए होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। ये हुआ 7 क्रिस्टल सिस्टम के लिए, ठीक है। पहला हुआ क्यूबिक, उसका एक्सियल लेंथ हुआ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। एक्सियल एंगल हुआ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। उसके बाद दूसरी टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। ये हुआ 7 क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो उसको याद करने के लिए एक आसान ट्रिक क्या है मैं अभी बताता हूं, ठीक है। उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, आपको क्यूट आवर मदर्स याद रखना है, ठीक है। सी यू का मतलब क्या है, क्यूबिक। टी फॉर टेट्रागोनल, क्या हुआ, अच्छा से लिख लो, ठीक है। सी यू फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, OUR फॉर ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। MO फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक, HE फॉर हेक्सागोनल, और R फॉर क्या हुआ, रोम्बोहेड्रल, ठीक है। ये बस याद करना है, क्या, क्यूट आवर मदर। CU फॉर क्यूबिक, TE फॉर टेट्रागोनल, OU फॉर ऑर्थोरोम्बिक, MO फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक, HE फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहेड्रल। बस इतनी ही चीज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आया एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ के लिए कैसे याद करोगे, ये एक सिंपल ट्रिक है, आपको एक याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्या याद करना पड़ेगा, आपको एक मोबाइल नंबर याद करना पड़ेगा। कैसे, वो है 01222110। हो गया। 0 का मतलब इधर कोई नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है क्या, नहीं है, तो उसका 0। 1 एक नॉट इक्वल टू है, 2 दोनों में नॉट इक्वल टू लगा देना। ये 2
दोनों में नॉट इक्वल टू लगा देना, ये 2 दोनों में लगा दे, 1 1 में लगा दो, 0 मतलब कुछ नहीं। बस वही चीज आपको याद करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को दबाओ, जिससे हम नया नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।